आपने डेफिनेशन तो बिल्कुल करेक्ट बताई है, लेकिन अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या सिग्निफाई करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है ना, तो आप में से कोई बता सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है? Speed of light with respect to air and glass. स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि अगर हमारी लाइट एयर से किसी भी दूसरे मीडियम में एंटर हो रही है तो उसकी स्पीड पे कितना इफेक्ट पड़ता है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गेटिंग इट। अगर हमारी लाइट एयर से सपोज करो ग्लास में जा रही है, या एयर से सपोज करो पानी में जा रही है, या फिर एयर से सपोज करो कोई दूसरे मटेरियल में जा रही है, कहीं भी जा रही है, किसी मीडियम में जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट जनरली हमारी कितनी होती है? मैंने आपको कल बताया था स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। 3 into 10 की power 8. 10 की पावर 8। अब जैसे ही वो किसी दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसकी लाइट की स्पीड बेटा कम हो जाती है कि बढ़ जाती है? कम होती है. कम हो जाती है ना। कभी भी सबसे मैक्सिमम स्पीड जो आपकी होती है लाइट की, वो किस में होती है? एयर में होती है, वैक्यूम. या फिर वैक्यूम में होती है, ठीक है, वैक्यूम और एयर। इसके अलावा किसी भी मीडियम में अगर आपकी लाइट ट्रैवल होती है तो ऑलवेज उसकी स्पीड उससे कम ही होगी, कभी भी बढ़ेगी नहीं। अच्छा, अब कम होगी तो कितनी कम होगी? जैसे कि कल मैंने आपको ग्लास का एग्जांपल लेके बताया था कि ग्लास में जब हमारी लाइट एंटर होती थी तो स्पीड हमें उसकी हाफ मिलती थी, 1.5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, अगर आपको याद हो तो। है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो फैक्टर है जो हमें ये बताता है कि अगर हमारी लाइट एयर से किसी भी मीडियम में जा रही है तो वो किस फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी। गेटिंग इट और नॉट? Yes sir. वेरी गुड, ठीक है। चलो पहले अटेंडेंस लेते हैं। हीर पटेल, Present sir. परमार रिया, Present sir. करनवी चौधरी, आयुषी, टिशा रामी, Present sir. हेतवी पटेल, Present sir. मैत्री पंचोली, Present sir. करीना चौधरी, Present sir. ख्याति, नंद पटेल, हर्ष जी, Present sir. वत्सल चौधरी, Present sir. हर्ष वाघमरे, शिव मिस्त्री, कोमल चौधरी, Present sir. कोमल चौधरी, Present sir. अतुल्य जोसेफ, निसर्ग पंचाल, कृषा बख्ता। Present sir. कृषा बख्ता बेटा इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे आप? पिछले 2 क्लास से आप नहीं आ रहे हो बेटा, एक ही आपकी प्रेजेंट है। अनूप चौधरी, Sir. Present sir. कृष्णा गामित, पलक चौधरी, रित चौधरी, Present sir. भाविनी पटेल,
Present, sir. रोहित सोनवानी, एब्सेंट। ओके डन। और किसी का अटेंडेंस रह गया? पलक चौधरी, पलक आई है? कहाँ गई पलक? पलक का नाम लिखा हुआ है? हाँ। और कौन है बेटा? यस डन। धीरज गुप्ता, धीरज गुप्ता बेटा इतने टाइम से आप नहीं आ रहे हो, व्हाट इज द रीजन? धीरज गुप्ता, यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास। पूरे महीने में आपकी एक भी अटेंडेंस नहीं है बेटा। दिसंबर हमारा एंड होने वाला है और दिसंबर के महीने में आपकी एक भी अटेंडेंस नहीं है। पूरा महीना कहाँ गायब हो गए? यस सर 1 महीना सोता है, 1 महीना जागता है। कहाँ पे थे? एक महीना आप क्लास में नहीं आए हो बेटा। 1 महीने से एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया फिजिक्स का। नेक्स्ट और कौन है? डन। ये बेटा माइक ऑफ कर दो। किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ कर दो बेटा। सर कल मेरे में नेटवर्क इश्यू था, तो फिर से मुझे समझा दोगे? क्या समझा दूं? सर कल जो करवाया था वो। बेटा ऐसे तो आपको मैंने वीडियो सेंड कर दूंगा। आई हैव रिकॉर्डेड द वीडियो लेक्चर, आई विल सेंड यू, यू कैन वॉच अगेन एंड अंडरस्टैंड एट योर पेस, एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ठीक है? यस सर। सर नंद भी आया। आनंद अभी आया तो क्या करूं? लेट क्यों आया क्लास में? दिस इज नॉट द टाइम टू एंटर इन द क्लास, प्लीज बी ऑन टाइम। चलो, कल हमने डिस्कस किया था स्नेल्स लॉ, है ना? और स्नेल्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस आज हम देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे। किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है? ठीक है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल if the angle of incidence of ray of light is 45 degree and angle of refraction of material is 30 degree. सपोज करो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है which is 45 degree and angle of refraction is also given to you which is 30 degree. Then you have to find the refractive index of the material. ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आ जाते हैं, 2 मार्क्स के इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार 1 मार्क में भी पूछ लेते हैं। ठीक है? वो डिपेंड करता है कि कितने मार्क में पूछा गया। तो यू कैन सिंपली अप्लाई द स्नेल्स लॉ एज वी नो दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction, this will be equal to your refractive index. Getting it? So simply you have to substitute the value sine of angle of incidence
which is sine 45. What is the value of sine 45? One by root 2. And what is the value of sine 30? 1 by 2. अगर आप दोनों को कट करके सॉल्व करो तो क्या मिलेगा आंसर? √2. ठीक है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विल बी √2. और हम सबको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज़्यादा होता है. कल ही मैंने आपको बताया था. ऐसा क्यों होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज़्यादा ही होता है? Why is it so? Why is it so that refractive index is always greater than 1? इसके पीछे का क्या रीजन है? Because सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है. तो अगर स्पीड ऑफ लाइट नेगेटिव में मेजर ही नहीं होती तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव कैसे होगा? इसीलिए वो 1 ग्रेटर ही होता है. क्यों 1 के बराबर नहीं हो सकता? हो सकता है पर उस टाइम पे रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा. उस टाइम पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप इस तरीके से भी डिफाइन करते हो ना. इट इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो अगर आपका मीडियम सपोज करो एयर ही हो गया, है ना, इफ योर मीडियम इज एयर देन स्पीड ऑफ लाइट विल बिकम c, और c को c से कैंसिल करोगे तो यू विल गेट 1, है ना. तो अगर आपकी लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है देन देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन. तो अगर रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा इसलिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 नहीं हो सकता, है ना. 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो हमेशा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 ही आएगा. तो एग्जाम में आपको कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आप हमेशा वैल्यू से चेक कर सकते हो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आ रही है ना. सॉल्व करते ही अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक. इफ योर आंसर इज लेस देन 1 देन यू हैव डन सम मिस्टेक. अगेन यू हैव टू चेक द कैलकुलेशन, है ना. तो इसलिए मैंने आपको पहले ही जनरलाइज स्टेटमेंट बता दिया है कि हमेशा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा होगा. आओ एक और एग्जांपल देखते हैं. लेट अस कंसिडर वन मोर एग्जांपल. Suppose the speed of light in air is given to you. Speed of light in air is given to you, which is 3 into 10 की power 8 meters per second. ठीक है. And the speed of light in water is given to you. Speed of light in water is given to you, which is 2.26 into 10 की power 8 meter per second. Then what is the refractive index? Then what will be the value of refractive index? Can you identify? Yes. Very good. Refractive index is defined as C by V. If you divide this, you will get 3 upon 2.26, which is equal to 1.33 approximately. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से हमेशा ज़्यादा है ना. यहाँ पे भी हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 से हमेशा ज़्यादा है. कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल. देखो बेटा, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे और काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें ऐसा कुछ टफ है भी नहीं.
तो यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना। मैंने पिछले पेपर में देखा था बहुत सारे बच्चों ने ना न्यूमेरिकल छोड़ रखे थे इलेक्ट्रिसिटी के। कभी भी न्यूमेरिकल को स्किप मत करो, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर आपका आंसर सही आता है और आपके स्टेप सही है तो आपको फुल मार्क्स हमेशा मिलेंगे। थ्योरी में हो सकता है आपके आधा नंबर या 1 नंबर कहीं पे कट जाए। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में जनरली हाफ मार्क या 1 मार्क कट जाता है ना। लेकिन न्यूमेरिकल में कभी भी आपका मार्क नहीं कटेगा अगर आपका आंसर सही है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पार्ट इज मोर स्कोरिंग एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। सपोज अ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, और लाइट एंटर कर रही है एयर से ग्लास में, ठीक है। लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। ठीक है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 or you can say 3/2. Calculate the speed of light in glass. If the speed of light in air is given, नहीं भी दिया हो तो भी आपको याद होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कई बार एग्जाम में आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का वैल्यू नहीं दिया होगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता होगा कि बच्चा अगर पढ़ के आया तो उसको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो याद होना चाहिए। 3 × 10⁸ यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी? यस, 2 × 10⁸। वेरी गुड। कल ही हमने कैलकुलेट किया था 2 × 10⁸। अब आप खुद देखो कि जो लाइट की स्पीड है ये एयर से कम हुई है कि इंक्रीज हुई है? कम हुई है ना। मतलब हमेशा जब भी लाइट आपकी एयर से किसी मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब कम क्यों होती है? क्योंकि कुछ एनर्जी आपकी बेंड हो जाती है और कुछ एनर्जी आपकी रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। मैंने आपको कल बताया था कि both the process will takes place simultaneously और रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन, है ना। तो होता क्या है, इंसिडेंट रे की कुछ एनर्जी जो होती है, इंसिडेंट रे के पास एक्चुअली होती क्या है, एनर्जी तो होती है। तो वो एनर्जी का कुछ पोर्शन रिफ्रैक्शन में कंज्यूम हो जाता है और कुछ पोर्शन आपका रिफ्लेक्शन में कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो वो एनर्जी डिवाइड हो जाती है इस इंटरफेस पे। दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस part is known as your interface. So at interface your energy division will takes place, hence your speed of light is reduced. क्योंकि एनर्जी कम हो गई तो लाइट की स्पीड भी कम हो गई, है ना। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्पीड, ठीक है। इफ एनर्जी इज रिड्यूस्ड you can say the speed of light is also reduced. Getting it? Come on to next example, example number 4. Find the refractive index of the glass with respect to water, where the refractive index of glass with respect to air is given. You have given that refractive index of glass with respect to air which is equal to 3/2, and we have to calculate refractive index of glass with respect to water. It is also given that refractive index of water with respect to air which is equal to 4/3, ठीक है। हमें ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में पता है 3/2, है ना। वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में पता है 4/3, और हमें निकालना है ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन।
तो देखो हमें बेसिक डेफिनेशन तो पता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, बात समझ आई आपको? सर 2/3। तो यहां से आपका आंसर कितना आएगा? नहीं बेटा, 2/3 इज नॉट करेक्ट आंसर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VW अपॉन VG। सो यहाँ से आप देखो VW अपॉन VG कैसे मिलेगा आपको, कौन सी दो इक्वेशंस को डिवाइड करोगे? वी हैव टू डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकेंड इक्वेशन, C अपॉन VG अपॉन C अपॉन VW। So you have to divide this, C से C cancel हो जाएगा, you will get VW upon VG means which is 3/2। C upon VG का वैल्यू कितना है, 3/2 अपॉन 4/3। कितना आ जाएगा बेटा? 3/2। 3/2 कैसे आएगा? सही 2 आएगा। 2 कैसे आएगा बेटा? 3/2 डिवाइड बाय 4/3 मीन्स 3/2 इंटू 3/4, तो 1/8। 9/8। 3 3 1/8। है ना, यू विल गेट 9/8। ठीक है, तो इस तरह का एग्जाम्पल आपको हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए एग्जामिनर को पता होता है कि ऐसे एग्जाम्पल में बच्चों का कैलकुलेशन चेक किया जाएगा। समझ आया? ये वाला एग्जाम्पल क्लियर हो गया? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। चलो ठीक है। Now we are going to discuss the refraction through a glass slab, है ना। ग्लास स्लैब में आपका रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। सपोज करो हमारे पास ग्लास स्लैब है, ये हमारे पास इस तरह का ग्लास स्लैब है। काफ़ी बार हमने इसको डिस्कशन किया है, लेकिन अभी मैं आपको बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सपोज करो ये हमारी इंसिडेंट रे है, दिस इज अवर नॉर्मल रे, let's say this is normal 1. If a light is traveling from rarer to denser medium, then it will bend towards normal or away from normal. Towards. Very good. It will bend towards normal. ठीक है. Let us construct another normal. Let's say this is your normal 2. When a light travels from denser to rarer, then it will bend Away. Away. away from the normal. So this will be the path of light when it is traveling through a glass slab. ठीक है. Now ओरिजिनली अगर मैं देखूं तो ये जो लाइट थी हमारी, वो इधर जाना चाह रही थी। किधर पे जाना चाह रही थी? ओरिजिनली हमारी लाइट देखो यहाँ पे इंसिडेंट हुई ना, सो ओरिजिनल उसका पाथ ये होता। अगर लाइट बिना रिफ्रैक्शन के पास हो जाती तो इट विल फॉलो दिस पाथ, है ना।
अगर सपोज करो लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता तो वो इस पाथ को फॉलो कर जाती, क्योंकि उसका इंसिडेंस रे ऐसे ही जा रहा है। लेकिन अभी हमारी लाइट कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, मतलब थोड़ी सी लाइट हमारी रे शिफ्ट हो गई। तो इसी शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, ये जो शिफ्ट होती है इस शिफ्ट को हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। दिस शिफ्ट इज नोन एज योर लैटरल शिफ्ट। गेटिंग इट? मतलब ओरिजिनली हमारी रे जो है, इंसिडेंट रे, वो ये पाथ फॉलो करना चाहती है, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन प्रोसेस फाइनली वो यहाँ से निकल रही है बाहर। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसके ओरिजिनल पाथ में और इसके न्यू पाथ में, आई कैन से दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट विदाउट रिफ्रैक्शन। ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट without refraction, and this is the actual path with refraction. So इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटरल शिफ्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? यस यस सर। है ना?